Assalamu alaikum. This is me, Samit Beg. Today I am here with a new lecture of Introduction to Statistics and Probability. And today's topic is Bayes Theorem. आज हम लोग Bayes Theorem को डिस्कस करेंगे. Bayes Theorem हमारे पास क्या होता है? Bayes Theorem की जो स्टेटमेंट है वो आपको गिवन है. If the events A1, A2 up to so on AK from the partition of sample space S, that is, the events AI are mutually exclusive and their union is S, and if B is any other event of S such that it can occur only if one of the AI occur, then for any I, probability of AI given that B equals to probability of AI into probability of B given AI divided by sum of probability AI into probability of B given AI for I equals to 1 to up to so on K. ये हमारे पास जो है बेस थ्योरम की स्टेटमेंट हमें गिवन है. ठीक है, इसमें हमारे पास इवेंट्स गिवन है A1 से लेके AK तक. ठीक है, और वो किसी एक सैम्पल स्पेस में से है जिसको S से डिनोट किया गया. ठीक है, और AI जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और इनका जो सम है, यूनियन जो है इनका, वो S के इक्वल है. इफ और जो हमारे पास B है वो कोई एक अदर इवेंट है. ठीक है, ऑफ एस सैम्पल स्पेस में से वो कोई और इवेंट है सच दैट इट कैन अकर इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द AI अकर. जब AI में से कोई भी एक इवेंट अकर करेगा तो उसके साथ ये B इवेंट अकर करेगा दर. ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन B जो हमारे पास इस फॉलोइंग फार्मूला के इक्वल होती है, और जो I है हमारे पास वो है 1 2 अप टू सो ऑन K. ठीक है, ये हमारे पास बेस थ्योरम की स्टेटमेंट है और ये इसका फार्मूला है. अब इसको नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू भी इलस्ट्रेट करते हैं. पहले हमारे पास प्रूफ है इसका. ठीक है, इसको बेस थ्योरम को हम पहले प्रूव करते हैं कि किस तरह इस गिवन फार्मूला के इक्वल आता है. ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव. हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है प्रोबेबिलिटी का, उसमें हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन AI इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन B. ठीक है, ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव लॉ के अंदर पढ़ा है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन AI जो है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय गिवन दैट AI. ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ के लिए. Equating the equivalent relations of probability of B intersection AI we get. और ये हमारे पास क्या आ गया है कि इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल रखा है एक दूसरे के. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI के इक्वल हो जाएगा. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B वी गेट. हमने दोनों साइड्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ B से डिवाइड कर देना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डिवाइडेड बाय गिवन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई. वी मे राइट द इवेंट B एज B इक्वल्स टू S इंटरसेक्शन B. ठीक है, ये हम लोगों ने इसी एक्सियम्स के अंदर ये हमने पढ़ा था कि S इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B है. तो इस तरह AI यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू सो ऑन AK इंटरसेक्शन B. ठीक है, क्योंकि S जो है, S हमारे पास जो
हमारे पास जो इवेंट ए थे उनका सम है, यूनियन है उनका, ठीक है, इसलिए हमने उसको उससे डिनोट किया। तो जब इसको हम लोगों ने इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्शन बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो सबके साथ इंडिविजुअली जो है वो बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब हमने इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 इंटरसेक्शन बी up to so on probability of A के intersection B. Using the multiplicative law of probability, we may express each term probability of AI intersection B as probability of AI multiplied by probability of B given AI. ठीक है, हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव लॉ के थ्रू जो है इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन जो कि ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ हमने इक्वेशन 1 के अंदर इसको देखा है, इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1, ठीक है। इसमें हमने सारी इसी तरह इसको पुट कर देना है, इसके जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको फिल कर देना है। तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा, इन सबको ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा सम ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to k प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। ये हमारे पास जो है वो फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। पुट द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, जब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट किया तो ये हमारे पास जो बेस थ्योरम की हमने स्टेटमेंट पढ़ी है और उसका फार्मूला देखा है तो ये हमारे पास उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास बेस थ्योरम जो है ये इसका प्रूफ है कि ये किस तरह बेस थ्योरम हमारे पास प्रूव होके इस फार्मूला के इक्वल आता है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन A, B and C manufacture 25, 30 and 40% of the total output respectively। ये हमारे पास एक बोल्ट बनाने वाली मशीन है, फैक्ट्री है, उसके अंदर 3 मशीन हैं बोल्ट बनाने वाली और वो हमारे पास प्रोडक्शन कर रही हैं 25%, 30% and 40% of their outputs 5, 4 and 2% respectively are defective bolts। अब उसके अंदर से हमारे पास 5, 4 and 2% जो हैं वो डिफेक्टिव बोल्ट हैं। आगे क्या आपको बताया जा रहा है, अ बोल्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडमली एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। What is the probability that bolt came from machine A, B and C? ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इवेंट A है वो हमारे पास है कि जो प्रोडक्शन हो रही है बोल्ट्स की वो हमारे पास जो मशीन A है उससे 25% हो रही है, ठीक है। तो ये जो A है वो 0.25 हो गया, जो B है प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये हमारे पास आ गया 0.35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो है वो हमारे पास है 0.40। तो नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, लेट E रिप्रेजेंट द इवेंट बोल्ट इज डिफेक्टिव देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आर। अब हमें यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है कि द बोल्ट इज डिफेक्टिव, तो जो हमें गिवन है उसको हमने ये कंडीशन जो हमें गिवन है इसको हमने E से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A इक्वल्स टू 0.05, ठीक है। 0.05 के डिफेक्टिव बोल्ट तो वो हमारे पास थे 5% फर्स्ट पे, तो इसलिए ये 0.05 है। नेक्स्ट हमारे पास 4% थे 0.04 और 2% तो 0.02। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E is the
posterior probability that is selected defective bolt came from machine A। पहले हम लोग जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो हम मशीन ए के लिए फाइंड कर रहे हैं, जो पहली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो इसको हमने बेस थ्योरम के फार्मूला के अंदर अप्लाई किया, ठीक है। तो उसके अंदर अप्लाई करने से हमारे पास जो फार्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए, ठीक है, वो हमारे पास था 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 0.25, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए, ये हमारे पास था इवेंट के डिफेक्टिव बोल्ट है, ठीक है। तो ये हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज को, सब प्रोबेबिलिटीज को सम किया नीचे, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ गया है 0.362। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो हमारे मशीन बी है उसके लिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और जो मशीन सी है उसके लिए भी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो सिंप्लीफाई होके हमारे पास जो मशीन बी के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो है 0.406, और जो मशीन सी के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होकर आई है वो है 0.232। इस तरह हमने बेस थ्योरम के थ्रू इसकी हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली हैं। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। एन अर्न कंटेन्स 4 balls which are known to be either first all white और सेकंड 2 white and 2 black, ठीक है। एक अर्न है हमारे पास, उसमें या तो सारी की सारी वाइट बॉल्स हैं या 2 वाइट हैं 2 ब्लैक हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी वाइट, ठीक है। एक बॉल ड्रॉ की गई है और वो वाइट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर वाइट? हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? दैट ऑल द बॉल्स आर वाइट, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट A1 बी द हाइपोथेसिस दैट ऑल बॉल्स आर वाइट एंड A2 be the hypothesis that 2 are white and 2 are black, ठीक है। हमारे पास जो वाइट बॉल्स हैं वो फर्स्ट हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ये है कि सारी की सारी बॉल्स वाइट है, और जो हमारा A2 जिसको हमने अपना सेकंड हाइपोथेसिस का है वो है कि 2 आर वाइट एंड 2 आर ब्लैक, ठीक है। देन द प्रायर प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी, तो जो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड A2 ये इक्वल आएंगी 1/2 के, ठीक है। ये 1/2 के इक्वल 1/2 के इक्वल आएंगी। किस तरह के प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो है वो हमारे पास है ऑल बॉल्स आर वाइट, ठीक है। तो ऑल बॉल्स हमारे पास टोटल बॉल्स हैं 4, ठीक है, और वाइट हमारे पास जो हमारे पास वाइट हैं वो हमारे पास ज़्यादा 2 हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो है वो हो जाएगी 2/4, तो 2/4 तो 2 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 1/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 है जिसके अंदर हमें ऑलरेडी जो है वो 2 बॉल्स हमें कही गई हैं, तो 2 वाइट बॉल्स, ठीक है, तो वो भी हो जाएंगी 2/4, तो वो भी इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 के। इस तरह हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 के, कि यानी कि दोनों प्रोबेबिलिटीज हमारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया A1 और A2 के लिए। लेट बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट, ठीक है। अब हमने एक इवेंट बी लिया जो डिनोट कर रहा है कि बॉल इज वाइट। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आर, ठीक है। अब ये कंडीशन लगी है यहाँ पर कि बॉल इज वाइट,
तो अब हम इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बी गिवन A1 के लिए पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A2 के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो A1 के लिए हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो है 4 कॉम्बिनेशन 1 डिवाइडेड बाय 4 कॉम्बिनेशन 1 इक्वल्स टू है 1 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गई है क्योंकि हमारे पास जो है जो इवेंट है जो बी है वो डिनोट कर रहा है द बॉल ड्रॉन इज वाइट। ठीक है, तो 4 बॉल्स में से जब एक वाइट बॉल सिलेक्ट हो गई तो ये हमारे पास हो गया 4 कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, और जो हमारे पास जब हमने एक ही बॉल वाइट सिलेक्ट करनी है तो हमारे पास जो A1 है कि ऑल बॉल्स आर वाइट। ठीक है, तो उस वाइट के अंदर से हमने जब एक बॉल हमने सिलेक्ट कर ली तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 1 के इक्वल। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 क्या होगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कि ऑल बॉल्स आर वाइट। बी जो इवेंट है वो हमारे पास है ऑल बॉल ड्रॉन इज वाइट, और जो A2 है वो हमारे पास डिनोट कर रहा है कि 2 आर वाइट एंड 2 आर ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो A2 है यहाँ पर हमारे पास 2 वाइट बॉल्स थी। ठीक है, तो 2 वाइट बॉल्स के अंदर हमने एक वाइट बॉल सिलेक्ट कर ली। ठीक है, और नीचे आएगी टोटल बॉल्स हमारे पास हैं 4। ठीक है, इसका मतलब है कि एक बॉल सिलेक्ट हो गई तो इसलिए हमारे पास ये आएगा 4 कॉम्बिनेशन 1, 2 कॉम्बिनेशन 1 डिवाइडेड बाय 4 कॉम्बिनेशन 1, ये इक्वल आ जाएगा 1/2 के। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 आया है हमारे पास 1/2 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 आया है 1 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारी वाइट बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारे पास A1 है वो हमने पहले देखा कि वो 4 के ऑल बॉल्स आर वाइट, और जो A2 था उसके अंदर था कि 2 बॉल्स आर वाइट एंड 2 बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, इस तरह ये 2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आ गई। तो अब इनको हमने जो बेस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, जो आज का लेक्चर का हमारा टॉपिक है, उसके फार्मूला के अंदर हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। तो फिर हमारे पास जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन B। ठीक है, बेस थ्योरम के फार्मूला को हमने A1 और B के अकॉर्डिंग हमने उसकी वैल्यूज को सेट किया, और उसके अंदर जब हमने इन प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज को पुट किया तो उसके अंदर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B है वो हमारे पास आ जाएगा 2/3 के इक्वल, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन B है वो आ जाएगा हमारे पास 1/3 के इक्वल। तो ये 2 आंसर्स हमारे पास आए हैं। तो hence the first hypothesis that is all balls are white is preferred as it has larger posterior probability। जो हमारे पास फर्स्ट जो हाइपोथेसिस था वो A1 था। ठीक है, इसको हम प्रेफर करेंगे क्योंकि इसकी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो लार्जर है कंपेयर टू जो हमारे पास सेकंड जो हाइपोथेसिस था जिसके अंदर हमें कहा था उसने कि 2 बॉल्स आर वाइट एंड 2 बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये जो बेस थ्योरम है उसको हम इस तरह अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर।